हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंटीग्रेटेड रेट लॉज। इसमें हम देखेंगे जीरो ऑर्डर का इंटीग्रेटेड लॉ क्या है, फर्स्ट ऑर्डर का, सेकंड ऑर्डर और nth ऑर्डर का, ठीक है। और लास्ट में जो हमारा है वो पढ़ेंगे हम फर्स्ट ऑर्डर ग्रोथ काइनेटिक्स। इसमें से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, सो हम इसको काफ़ी अच्छे से पढ़ेंगे। और जो फिर बात रही है यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जो इनके इंटीग्रेटेड लॉज है उनमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं और पूछे भी जा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हम काफ़ी अच्छे से इनकी हाफ लाइफ क्या होती है वो भी काफ़ी अच्छे से पढ़ेंगे। ग्राफ्स के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी हम काफ़ी अच्छे से पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं अपने आज के पहले टॉपिक से, वो है जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक। इसका इंटीग्रेटेड लॉ हमें अब पढ़ना है। वो क्या होता है, देखो आपने पढ़ा होगा, मैंने आपको पढ़ाया है। लेट्स सपोज एक हाइपोथेटिकल इक्वेशन है ए गिव्स प्रोडक्ट, ठीक है। ए गिव्स प्रोडक्ट, ये एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन है। तो यहां पे अगर हमें पता है रेट का एक्सप्रेशन इक्वेशन क्या है, रेट इक्वल टू के ए टू द पावर एन। और n क्या है हमारा, n है ऑर्डर, n है हमारा ऑर्डर। यहां पे मैंने लिखा है, क्या लिखा है, मैंने लिखा है रेट इज इक्वल टू के ए टू द पावर n, और n क्या है ऑर्डर। अगर यहां पे n को जीरो कर दिया जाए, ऑर्डर हमारा यहाँ पे जीरो है, तो अगर मैं इसको यहाँ पे जीरो कर दूं तो ये किसके बराबर आएगा, रेट आएगी बराबर के। मेरी रेट है बराबर के किसमें, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में। और इससे हमें पता चलता है कि रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन, क्योंकि यहाँ पे कोई कंसंट्रेशन टर्म नहीं आई है। तो अब हम इससे देखेंगे रेट का एक्सप्रेशन इक्वेशन हम कैसे निकालेंगे, हम इंटीग्रेटेड लॉ रेट लॉ कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो देखो यहां पे क्या है, ए गिव्स प्रोडक्ट हमारी, मान लो एट टी इक्वल टू 0 सेकेंड्स पे, टी इक्वल टू 0 सेकेंड्स पे इसकी कंसंट्रेशन है मान लो ए नॉट, ठीक है। इसकी कंसंट्रेशन है ए नॉट, जो हम पढ़ के आए, हर किसी एग्जाम्पल में हमने ऐसे ही लिया है, ठीक है। एट टी सेकेंड्स पे ये यहां पे हमें टी जीरो पे जीरो था, ठीक है। टी सेकेंड्स पे इसकी कंसंट्रेशन थी ए नॉट माइनस एक्स, और ये कितना बनेगा पी, ये बनेगा एक्स हमारा, ठीक है, ये बनेगा एक्स। और इसको मैं नाम रखूंगा ए टी, कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी, ठीक है। यहां पे एक्स मोल्स डिसोसिएट हुए हैं और यहां पे एक्स मोल्स इसके बन गए हैं, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, हमें यहां पे ये निकल के आ गया है रेट इक्वल टू के। अगर मुझे यहां पे इसकी रेट निकालनी है तो वो मैं कैसे लिखूंगा, वो मैं ऐसे लिखूंगा ना माइनस डी ए बाई डी टी। माइनस क्यों लिखा मैंने, क्योंकि ये रिएक्टेंट है। क्या है, रिएक्टेंट। मैंने आपको पहले ही लेक्चर में काफी अच्छे से समझाया है। रिएक्टेंट के लिए यहाँ पे हम माइनस लेते हैं, प्रोडक्ट के लिए हम पॉजिटिव लेते हैं, क्योंकि रिएक्टेंट क्या होता है, डिसअपियर होता है, कंज्यूम होता है, और प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए हमने लिखा है, तो ये किसके बराबर है, यहाँ पे रेट है ना, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, तो वो किसके बराबर है, वो है के के बराबर। हमने ऐसे इसको के के बराबर करा है, ठीक है। तो अब हमें यहां पे डी ए किसके बराबर आएगा, अगर इसको लिखना हो डी ए किसके बराबर आएगा, डी ए किसके बराबर आएगा बताओ, डी ए आएगा मुझे बराबर माइनस के डी टी, ये इसके बराबर आएगा ना, इसके बराबर आएगा ना। अगर इसको बोथ साइड इंटीग्रेशन की जाएगी, अगर इसको मैं आप बोथ साइड इंटीग्रेशन ऐसे करूं और इसको ऐसे करूं, ठीक है, इसको मैंने बोथ साइड इंटीग्रेशन की है। अब हमें क्या आएगा यहां पे, देखो मैं आपको पहले यहां पे एक पॉइंट लिखवा रहा हूं, यहां पे अगर इंटीग्रेशन ऑफ
डी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। देखो यहां पे एक्स वाई और जेड इनकी इंटीग्रेशन क्या होगी, डी एक्स डी वाई डी जेड। देखो डी एक्स की होगी इंटीग्रेशन एक्स, यहां पे डी वाई की इंटीग्रेशन होगी वाई और डी टी की इंटीग्रेशन होगी टी। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है, dx की इंटीग्रेशन होगी x, dy की इंटीग्रेशन होगी y और dt की इंटीग्रेशन होगी t। और ऐसे ही अगर मैं आपको बताऊं, यहां पे अगर मैं लिखूं d आपका नाम, यहां पे अपना नाम लिखो, d नेम इक्वल टू नेम, ऐसे ही यहां पे d और यहां पे जो भी होगा उसकी इंटीग्रेशन वही होगी। ठीक है, तो ये बात काफी अच्छे से आप जहन में रख लेना। ठीक है, तो ये बात मैं आपको बोलना चाहता हूं क्योंकि यहां पे ये जरूरत लगेगा, अगर किसी को पता ना हो तो, अगर पता हो तो फिर काफी अच्छी बात है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अब इसको मैं इरेज करता हूं पहले। तो यहां पे क्या आएगा, डी ए की इंटीग्रेशन क्या आएगी मुझे, लेकिन यहां पे मैं आपको बताऊं, पहले मैं इसको यहां पे लिखता हूं, मुझे क्या आया, डी ए इक्वल टू माइनस के को मैं बाहर लिखूं क्योंकि के कांस्टेंट है, माइनस के डी टी, ऐसे मुझे ये आ गया। ठीक है, अब मैं अगर यहां पे लिमिट्स दे दूं, अगर मैं अब यहां पे लिमिट्स दे दूं, देखो t0 सेकंड्स पे क्या था मेरा, एट t0 सेकंड्स पे मेरी कंसंट्रेशन कितनी थी, ए नॉट। एट t सेकंड्स पे मेरी यहां पे इसकी कंसंट्रेशन कितनी थी, ये थी ना 80, तो यहां पे मैं लिखूंगा 80। ठीक है, तो हमने ऐसे लिमिट्स दे, देखो यहां पे 0 एट टाइम t0 पे इसकी कंसंट्रेशन थी ए नॉट, एट t सेकंड्स पे इसकी कंसंट्रेशन 80 है, तो ऐसे ही हमने इसको लिमिट दे दी है। ठीक है, तो अब इसको इंटीग्रेशन करते हैं, डी ए का क्या आएगा, डी ए की इंटीग्रेशन क्या आएगी, ए, यहां पे जो भी होगा उसी की वही आ जाएगा। ठीक है, तो डी ए आएगा यहां पे ए, और यहां पे मैं लिमिट्स लिखूंगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 80, यहां पे 80 आएगा और ये ए नॉट आएगा। ठीक है, फिर क्या आएगा, इक्वल टू माइनस के, और यहां पे t आएगा, मुझे यहां पे लिमिट्स पुट करो t माइनस 0, तो यहां पे मैं t लिखूंगा और यहां पे 0 लिखूंगा। ठीक है, तो इसको ऐसे कर दो आप, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जब लिमिट्स देते हैं तो करते हैं अपर लिमिट माइनस, ये जो लिमिट है, ये जो हमें यहाँ पे लिमिट्स दे के रखे हैं, इसको इसमें सब्स्टिट्यूट करने होते हैं, तो फिर करते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो वही हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो ये ऐसे करेंगे, देखो यहाँ पे क्या आएगा, ये अगर मुझे इसको ऐसे यहाँ पे लिखना हो तो ये आएगा 80, अपर लिमिट आएगा 80 माइनस लोअर लिमिट क्या आएगा, ए नॉट, ऐसे किसके बराबर आएगा, माइनस के लिखूंगा मैं ऐसे, माइनस के t माइनस 0, ये आएगा ना t माइनस 0, तो इसको यहां पे अपर लिमिट t माइनस 0 ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं, ये आएगा 80 माइनस ए नॉट, 80 माइनस ए नॉट इक्वल टू माइनस के टी। ठीक है, ये ऐसे आ गया, तो इसको माइनस को यहां पे ले आते हैं। ठीक है, माइनस को यहां पे ले आते हैं, तो के टी किसके बराबर आएगा, के टी आएगा मुझे बराबर ए नॉट माइनस ए टी, के टी किसके बराबर आ गया मुझे, ए नॉट माइनस ए टी, तो मुझे के किसके बराबर आएगा, ए नॉट माइनस ए टी बाई टी। ठीक है, ए नॉट माइनस ए टी बाई टी, और ये भी आ सकता है ए टी, ये आएगा ऐसे भी लिख सकते हैं ना, माइनस ए टी माइनस ए नॉट डिवाइड बाई टी। ठीक है, इन दो फॉर्म्स में इसको लिख सकते हैं। देखो मैंने ये दूसरी फॉर्म क्यों लिखी है,
दूसरी फॉर्म मैंने क्यों लिखी है मैं आपको बतलाऊं। देखो इसको पहले ऐसे करते हैं, ठीक है, अब अच्छा लग रहा है ना। ठीक, देखो मैंने आपको पहले ही बोला है रेट किसके बराबर है, रेट है बराबर के। देखो यहां पे अगर मैं रेट लिखूं, चेंज इन कंसंट्रेशन, अगर आपको कुछ भी याद नहीं रखना है, ये सब अगर आपको एग्जाम में याद नहीं आए कैसे करते या फॉर्मूला भूल गए आप, ये क्या हमें आ गया पहले, के इक्वल टू ए नॉट माइनस ए टी, ए नॉट माइनस ए टी, ए नॉट माइनस ए टी, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इतना ये हमें फॉर्मूला निकल के आ गई है। तो ये इसको थोड़ा मैंने मैनिपुलेट किया, तो ए टी माइनस ए नॉट डिवाइड बाई टी। आपको ये पता है ये क्या, फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन, फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइड बाई टाइम, वही हमने यहाँ पे लिखा है, ऐसे हमने इसको लिखा है, फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइड बाई टाइम। लेट अस सपोज अगर आपको डायरेक्टली लिखना हो, रुको मैं दिखाऊंगा आपको। एक सेकंड, मान लो कि अगर आपको वो फॉर्मूला याद नहीं रही है तो आप कैसे निकालोगे डायरेक्ट इसको। देखो रेट, रेट क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन। तो यहां पे मैं लिखूंगा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए, तो लिखूंगा मैं क्या क्या लिखूंगा, फाइनल कंसंट्रेशन है 80, तो लिखूंगा यहां से डायरेक्ट 80 माइनस ए नॉट चेंज इन कंसंट्रेशन, माइनस, माइनस क्यों लिखूंगा, क्योंकि ये रिएक्टेंट है तो माइनस इसलिए लिखा है, ये डिसअपियर हो रहा है। तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस हम ऐसे लिख सकते हैं 80 फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइड बाई टाइम इक्वल टू के। ये शॉर्टकट मेथड है, इसको डायरेक्ट अगर आपको ये इंटीग्रेटेड सब कुछ नहीं आता है तो ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हो, फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइड बाई टाइम। माइनस क्यों यहाँ पे रखा है मैंने, माइनस क्योंकि ये रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए है, ठीक है। तो इतना मुझे लगता है कि आपने काफ़ी अच्छे से समझ लिया होगा और मैंने भी आपको काफ़ी अच्छे से ये समझा लिया। तो इसको अगर और भी मैं मैनिपुलेट करूँ, अगर मैं इसको यहाँ से और मैनिपुलेट करूँ तो मैं क्या लिखूँगा, यहाँ पे मुझे क्या लिखना है इसके बदले, 80 को अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो के किसके बराबर आएगा, मुझे के आएगा मुझे बराबर ए नॉट माइनस 80 के बदले क्या लिखूंगा मैं, 80 के बदले लिखूं मैं ए नॉट माइनस एक्स, तो यहां पे लिखूंगा मैं ए नॉट माइनस एक्स डिवाइड बाई टी। तो ये क्या आएगा, माइनस और माइनस ए नॉट कैंसिल हो जाएगा, के आएगा बराबर एक्स बाई टी के। एक देखो इसमें कुछ भी याद नहीं रखना है, आपको सीधे पता होना चाहिए रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन, उससे आप लिखोगे रेट इज इक्वल टू के। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस आप ए लिखना है बस, और कुछ भी नहीं करना है इसमें। अगर आपको काफी अच्छे से और समझ लेना है कि कैसे आता है, कभी कुछ भी क्वेश्चन यहां से क्वेश्चन पूछेगा तो आपको ये थोड़ी मतलब मेथड कैसे है इसका ये समझ आना चाहिए, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपने ये काफ़ी अच्छे से समझ लिया होगा। तो शुरू करते हैं अब, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इसका वो क्या है, वो है हाफ लाइफ। इसकी हाफ लाइफ कितनी है, तो हमने के की वैल्यू निकाली है, के एक्स बाई टी के, और के किसके बराबर होता है, ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है, याद भी नहीं रखनी है, मैं बार बार बोल रहा हूँ याद रखनी है, ऐसे ये याद रखना है, रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन। तो रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन, यहां पे मैं लिखूंगा रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ क्या, रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ rate is independent of concentration in zero
ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन इन जीरो ऑर्डर रिएक्शन। वो आपने काफी अच्छे से अब समझ लिया है। तो अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे ये देखो, ये क्या, ये बोल रहा है हाफ लाइफ पीरियड। हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है? ठीक है, हाफ लाइफ पीरियड देखो, अगर डेफिनेशन हम देखेंगे, डेफिनेशन क्या बोल रहे हैं, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 50% ऑफ रिएक्शन। 50% रिएक्शन कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हाफ लाइफ पीरियड। 50% रिएक्शन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा, उसको क्या कहते हैं, हाफ लाइफ पीरियड, या हाफ ऑफ रिएक्शन। हाफ लाइफ पीरियड को ऐसे लिख सकते हैं, हाफ ऑफ रिएक्शन को कितना टाइम लगेगा, उसको क्या कहते हैं, हाफ लाइफ पीरियड। या 1/2 पार्ट ऑफ रिएक्शन में कितना टाइम लगेगा, उसको क्या कहते हैं, हाफ लाइफ पीरियड। ठीक है, या 1/2 पार्ट ऑफ रिएक्शन को कितना टाइम लगेगा, उसको क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं मेरे दोस्त, उसी को कहते हैं हाफ लाइफ पीरियड। ठीक है, तो हमने अभी क्या निकाला है, हमने क्या निकाला है, K किसके बराबर होता है, A0 माइनस AT डिवाइड बाई T, यही निकाला है। तो T हाफ किसके बराबर होगा, इसी को अगर यहां पे हम देखेंगे तो T हाफ कितना होगा, T हाफ होगा ना, मतलब यहां पे अगर T हाफ है तो AT की कंसंट्रेशन कितनी होगी, फाइनल कंसंट्रेशन कितनी होगी, हाफ ही बची होगी ना, मतलब मेरी आधी रिएक्शन हो गई है तो बची कितनी है, अब आधी। तो ये कितना बचा होगा, AT कितना होगा, ये तो आधा होगा ना। तो इसी को अब लिखेंगे, अगर हमें अब हाफ लाइफ लिखनी है तो वो कैसे लिखेंगे, T हाफ लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, A0 माइनस AT कितना होगा, AT होगा A0 बाई 2। इनिशियल कंसंट्रेशन थी हमारी A0, तो उसका आधा हो चुका होगा। ठीक है, तो इसी को हम लिखेंगे A0 बाई 2 डिवाइड बाई अपना K। ठीक है, तो ये इसको कैसे लिखेंगे, ठीक है, तो अब लिखेंगे T हाफ को क्या लिखेंगे, A0 को A0 बाई 2 माइनस कर दो, वो कितना आएगा, वो आएगा A0 बाई 2, A0 बाई 2, और अपना है नीचे क्या है, K। तो ये आ गई हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, इतना आपको कंप्लीट समझ आ गया है। तो हमने क्या देखा है, 50% रिएक्शन होने में कितना टाइम लगता है। जब 50% रिएक्शन होगी तो प्रोडक्ट कितना बचा होगा, वो तो हाफ ही बचा होगा ना, जितना इनिशियल हमारा था। तो वही हमने लिखा है, जितना हमारा इनिशियल था उसका आधा बचा होगा। ठीक है, वही A0 बाई 2 हमने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो काफी अच्छे से तरीके से इसको हमने समझ लिया है। अब क्या करेंगे हम, देखो पूरा टाइम रिएक्शन खत्म होने में कितना टाइम लगेगा। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कंप्लीट रिएक्शन या लाइफ टाइम ऑफ रिएक्शन, लाइफ टाइम ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन कितना है, देखो लाइफ टाइम कितना है, लाइफ टाइम ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, लाइफ टाइम ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन कितना होगा, बताओ मुझे। लाइफ टाइम मतलब जो हमारी फाइनल कंसंट्रेशन है वो जीरो है, इसका क्या मतलब है, लाइफ टाइम का हमारी फाइनल कंसंट्रेशन जीरो है। तो अगर मैं AT को जीरो कर दूं, यहां पे AT को मुझे जीरो करना है, क्योंकि फाइनल कंसंट्रेशन कुछ नहीं होनी चाहिए, उसी का मतलब है अंध हुआ है, ये खत्म सारा हो गया है। तो AT को अगर मैं जीरो कर दूं तो K किसके बराबर आएगा, तो यहां पे T हाफ है, क्या है, TLT लाइफ टाइम, T लाइफ टाइम, T लाइफ टाइम कितना होगा, अगर ये T लाइफ टाइम है मेरा, ठीक है, तो एंड में कुछ नहीं बचा होगा, खत्म सारा हुआ होगा, तो वो किसके बराबर आएगा, T लाइफ टाइम आएगा बराबर A0 बाई K, A0 बाई K। आपने ये बात समझ ली।
कैसे आता है? देखो, अगर दो हाफ लाइव्स भी 50% फिर और 50% अगर हो जाए तो वो भी सारा उसको भी हम लाइफ टाइम कह सकते हैं। देखो, अगर इसको यहाँ पे मैं 2 से मल्टीपल कर दूं, 50% कितना हुआ, फिर और 50 हो जाएगा तो सारा खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं इसको 2 से मल्टीपल करूँ, 2 और 2 कैंसिल आएगा, ए नॉट बाई, यहाँ से अगर मैं इसको 2 से मल्टीपल करूँ, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा, ए नॉट बाई के ही। लेकिन आपको काफ़ी अच्छे से समझ लेना चाहिए कि लाइफ टाइम क्या होता है। लाइफ टाइम है सारी रिएक्शन कब हो जाएगी, ठीक है। तो फिर मतलब फाइनल कंसंट्रेशन उस टाइम मेरी क्या होगी, वो तो 0 होगी। वही मैंने यहाँ पे अगर 0 करती तो मेरा लाइफ टाइम आ गया ए नॉट बाई के। मुझे उम्मीद है आपने ये काफ़ी अच्छे से समझ लिया है। तो अब हम क्या पढ़ेंगे इसमें और एक टॉपिक है, वो है, पहले हम एक क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। पहले हम एक क्वेश्चन इसके रिलेटेड करेंगे। देखो क्वेश्चन क्या है, पढ़ लो। द रिएक्शन 2x gives प्रोडक्ट इज अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये बोल रहा है कि 2x gives प्रोडक्ट इज अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये हमारी कोई जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। इफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ x इज 0.2 मोलर, इनिशियल कंसंट्रेशन है मेरी 0.2 मोलर और हाफ लाइफ इज 6 आवर्स। इसकी हाफ लाइफ कितनी है, 6 आवर्स, ठीक है। हाफ लाइफ 6 आवर्स है। व्हेन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ x इज 0.5 मोलर, फिर से बोल रहा है जब x की इनिशियल कंसंट्रेशन 0.5 मोलर होगी, फिर बोल रहा है द टाइम रिक्वायर्ड टू रीच द फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ 0.2 मोलर विल बी, द टाइम रिक्वायर्ड टू रीच द फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ 0.2 मोलर विल बी, ठीक है। तो देखो इसको क्या करेंगे, यहाँ पे भी इनिशियल कंसंट्रेशन देके रखी है, वहां पे भी इनिशियल कंसंट्रेशन देके रखी है। इस चीज से बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। देखो यहाँ पे मैंने इसने देके रखा है टी हाफ। हमें क्या फाइंड आउट करना है, 0.5 मोलर से 0.2 मोलर जाने में कितना टाइम लगेगा। तो टी किसके बराबर होता है, टी होता है बराबर ए नॉट माइनस ए टी डिवाइड बाई के। तो ये टाइम हमें निकालना है, जो यहां पे मैंने लिखा है ये टाइम, यही हमें निकालना है। तो फाइनल कंसंट्रेशन भी हमें पता है, इनिशियल कंसंट्रेशन भी हमें पता है, और के की वैल्यू अब फाइंड आउट करनी है। के की वैल्यू कहां से आएगी, वो आएगी यहां से। कहां से आएगी, यहां बोल रहा है मेरी जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, इनिशियल कंसंट्रेशन 0.2 मोलर है और हाफ लाइफ है ये है 6 आवर। तो टी हाफ किसके बराबर होता है, टी हाफ किसके बराबर होता है बताओ, ए नॉट बाई 2k, ए नॉट बाई 2k। तो मुझे k चाहिए, ए नॉट भी मुझे दे के रखा है, t बाई 2 भी मुझे दे के रखा है, मुझे k की वैल्यू चाहिए। तो k को क्या मैं लिखूं, यहाँ पे k को ऐसे लिख सकता हूं ना, ए नॉट बाई 2 इंटू टी हाफ, 2 इंटू टी हाफ। तो ए नॉट कितना है मुझे, इनिशियल कंसंट्रेशन 0.2 मोलर, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 0.2 मोलर डिवाइड बाई 2 इंटू हाफ लाइफ कितना है 6 आवर्स, ठीक है। तो ये और ये कटेगा, वो आएगा 1/60। इतनी कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए, 1/60 आएगा। देखो यहाँ से 0.2 है और 2 है, तो ये 10 आएगा, ठीक है। तो ये आएगा 60, ठीक है। देखो इसको अगर मैं 0.2 है, इसको यहाँ से 10 से मल्टीपल करूँ, इसको भी 10 से मल्टीपल करूँ, ये 2 बनेगा, ये 20 बनेगा, 2 1000 2 10,000, तो यहाँ पे 10 आएगा, ठीक है। 10 इंटू 6 हो गया 61/60, कैलकुलेशन इजी करने के लिए। देखो अब क्या आया 1/60, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखूंगा k आया हमें बराबर 1/60, 1/60। इसको मैं इरेज करता हूँ, इसको मैं यहाँ से इरेज करता हूँ। k आया मुझे 1/60, k मुझे आ गया 1/60, ठीक है। तो इसमें सब्स्टिट्यूट करना है, बस इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो आप। ए नॉट कितनी है, इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है, यहाँ 0.5 मोलर पहुंचाना है ना, 0.5 मोलर से 0.2 मोलर, तो बोल रहा है उसमें कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो ए नॉट कितना होगा बताओ मुझे, फाइनल कंसंट्रेशन है मेरी 0.5 मोलर माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन है 0.5 मोलर, तो फाइनल कंसंट्रेशन कहाँ तक पहुंचाना है 0.2 मोलर, 0.2 मोलर डिवाइड बाय के कितना आ गया मुझे 1/60, 1/60, ठीक है। तो
5 इसमें से 0.2 माइनस कर दो, वो आएगा 0.3 डिवाइड बाई 1/60। तो 60 यहाँ से ऊपर आ जाएगा, यह आएगा 0.3 इंटू 60। कितना आएगा? 0.3 इंटू 60, वो आएगा आपको 18। तो 18 आवर्स हमें लगेंगे, 18 आवर्स हमें लगेंगे। कितने? 0.5 मोलर को 0.2 मोलर करने में मुझे कितना टाइम लगेगा? इसको 18 आवर्स। तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आपने काफ़ी अच्छे से समझ लिया है। अब हम क्या पढ़ेंगे? इसके ग्राफ्स। ठीक है, ग्राफ्स में से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और पूछे भी गए हैं, तो शुरू करते हैं वही फिर। देखो हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पे कुछ ग्राफ्स बना दूंगा। दूसरा ग्राफ है, यह है तीसरा ग्राफ। ठीक है, 3 ग्राफ्स मैंने बनाए हैं। यह है रेट, ये सिर्फ हम पढ़ रहे हैं जीरो ऑर्डर के लिए। किसके लिए? यहां पे अभी जीरो ऑर्डर, जीरो ऑर्डर के लिए। ठीक है, तो यहां पे रेट और यहां पे कंसंट्रेशन, रेट कंसंट्रेशन, और यहाँ पे अगर AT आएगा, फाइनल कंसंट्रेशन AT, और T के बीच में ग्राफ बोलना है सेकंड। फिर बोल रहा है A0 इनिशियल कंसंट्रेशन और T हाफ के बीच में, हाफ लाइफ और इनिशियल कंसंट्रेशन के बीच में ग्राफ बोलना है। ठीक है, देखो पहले ही मैंने आपको बोला है रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन। रेट किसके बराबर हम लिखते हैं? रेट लिखते हैं हम बराबर, रेट लिखते हैं बराबर, किसके बराबर लिखते हैं? रेट लिखते हैं किसके बराबर? है ना, के A⁴n। n अगर 0 है फर्स्ट ऑर्डर में, तो रेट किसके बराबर आएगी? अभी मैंने बोला है रेट k के बराबर आएगी। इफ n इज 0 तो रेट k के बराबर आएगी। तो यहाँ पे रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन। मेरी अगर कंसंट्रेशन कहीं पे भी चेंज हो जाए, रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मेरी कंसंट्रेशन चेंज हो रही है, रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या, कैसे ग्राफ आएगा? तो मेरा ग्राफ आएगा ऐसे, स्ट्रेट लाइन ऐसे। ठीक है, तो यहां से मेरी कंसंट्रेशन चेंज हो रही है, रेट क्या? रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, इतना समझ आ गया। तो अगर हमें AT फाइनल कंसंट्रेशन है, AT और T के बीच में ग्राफ बनाना है, AT और T के बीच में अगर ग्राफ बनाने, कैसे बनाओगे बताओ ज़रा मुझे। देखो मैं यहीं पे बताऊंगा आपको, इसको मैं पहले इरेज करता हूं। अगर आपने ये लिखा है बस रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन, तो ऐसे आ जाएगा। तो मैं अब इरेज इसको करता हूं। सेकेंड ग्राफ के लिए हम करते हैं। अब देखो सेकेंड ग्राफ है AT फाइनल कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में। ठीक है, तो पहले हम क्या लिखेंगे? पहले हम लिखेंगे हमारा जो इक्वेशन आई थी, के किसके, मुझे टी किस, या हाँ के किसके बराबर आया था? A0 माइनस AT डिवाइड बाई टी। किस किसके वर्सेस AT वर्सेस T का ग्राफ है, AT और T का ग्राफ हमें प्लॉट करना है। ठीक है, तो हम बनाएंगे इसको स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन क्या होती है? y इक्वल टू mx प्लस c, y इक्वल टू mx प्लस c। ये आप सब जानते होंगे। m क्या है? m है स्लोप, m क्या है? स्लोप, और x है x कोऑर्डिनेट और y है y कोऑर्डिनेट। यहां पे मुझे y कोऑर्डिनेट पे क्या है? AT, y कोऑर्डिनेट पे क्या है? AT, और x कोऑर्डिनेट पे क्या है? T, x कोऑर्डिनेट पे t है। जो मुझे t के साथ टर्म आ जाएगी वही मेरा स्लोप होगा। जो मुझे t के साथ टर्म आ जाएगी वही मेरा स्लोप होगा। तो इसको लिखेंगे kt। तो शुरू करते हैं इस पे।
तो ये क्या आएगा, ये आएगा के टी इंप्लाइज दैट, के टी किसके बराबर आएगा मुझे बताओ, के टी आएगा मुझे बराबर ए नॉट माइनस ए टी के बराबर, ए नॉट माइनस ए टी के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो ए नॉट को मैं यहां पे ले आऊंगा और के टी को वहां करता हूं, तो ए नॉट किसके बराबर आएगा, ए नॉट आएगा बराबर मुझे माइनस के टी प्लस ए नॉट, अपना ए नॉट अपना ही जगह। ठीक है, तो मुझे ये इक्वेशन आ गई है, मुझे ये इक्वेशन आ गई है, ये वाली इक्वेशन मुझे आ गई है। क्या आई, ए टी इक्वल टू माइनस के टी प्लस ए नॉट, ये मेरा इंटरसेप्ट है वाई एक्सिस पे। के टी क्या है मेरा, के टी है ये जो एक्स मुझे आ गया ना यहाँ पे, ये जो मुझे यहाँ पे माइनस के आया ना, ये स्लोप है। मैंने आपको बोला है जो टी के साथ यहाँ पे आएगा वही स्लोप है, और ए टी है मेरा वाई एक्सिस पे। मेरा स्लोप नेगेटिव है, क्या है, नेगेटिव। तो मैं कैसे इसको ड्रा करूं, मेरा स्लोप ऐसे, इसका स्लोप है नेगेटिव, कितना है, माइनस के। ऐसे मैं लिखूंगा एस एल ओ पी, स्लोप इक्वल टू माइनस के। ठीक है, स्लोप इक्वल टू माइनस के। जो ये इंटरसेप्ट है वाई एक्सिस पे वो कितना है, वो है ए नॉट, वो है ये ए नॉट। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा ये जो एरिया मुझे यहाँ से यहाँ तक आ गया लेंथ, ये है मेरा, ये मेरी ए नॉट है, ए नॉट, और यह है स्लोप। ठीक है, मैं आपको बोलूंगा अभी क्वेश्चंस कैसे पूछते हो। अब पहले देखेंगे ये वाला ए नॉट और टी हाफ के बीच में। मैंने अभी बोला है, अभी आपको बोला है टी हाफ किसके बराबर होता है, ए नॉट बाई टू के के बराबर, ए नॉट बाई टू के बराबर। ठीक है, तो इसका मतलब है टू भी कांस्टेंट है, के भी कांस्टेंट है, तो टी हाफ किसके बराबर है, टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट, टी हाफ लाइफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट। तो जितनी कंसंट्रेशन बढ़ेगी टी हाफ भी बढ़ेगा, तो सीधे आएगा पासिंग थ्रू जीरो। ठीक है, ऐसे आएगा, ऐसे मुझे ये आएगा। ठीक है ना, ऐसे, ये ऐसे आ जाएगा। ठीक है, ठीक है ना। देखो क्वेश्चंस अब कैसे पूछेगा वो, अब बात आई है क्वेश्चंस की। वो ये ग्राफ देगा पहला वाला, अगर उसने पहले ग्राफ से क्वेश्चन दिए है वो बोलेगा ये ग्राफ भी देगा, ये ग्राफ भी देगा। ठीक है, मैं भी पहले ये ग्राफ दे दिया और चार ऐसे ही ग्राफ दे दिए। यहां से जो कंसंट्रेशन है ये ग्राफ उसने वेरी किया है, हाइपरबोला बनाया है, पैराबोला बनाया है, कुछ भी उसने यहां से दे दिया है। फिर रेट और कंसंट्रेशन का ग्राफ आपको फाइंड आउट करना है। आपको ये पता होना चाहिए रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन, और उसको कंसंट्रेशन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये ऐसे डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो फिर उसके बाद अगर इससे मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जो सेकंड वाला ग्राफ है ये इंपॉर्टेंट है, क्या है, इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट। देखो कैसे वो ऐसे ग्राफ देगा, अगर आपने पढ़ा होगा तो ये जो इंटरसेप्ट है बोलेगा कुछ है, कुछ 2.56, और यहाँ पे स्लोप देगा ऐसे, ये है इसका स्लोप, मान लो एक्स उसने स्लोप दे दिया। फिर बोलेगा मुझे इसकी हाफ लाइफ बताओ, लेकिन उसने हर कोई पैरामीटर आपको देगा। देखो इनिशियल कंसंट्रेशन इस इंटरसेप्ट में देगा, फिर देगा के की वैल्यू इस स्लोप से। तो हमें डायरेक्ट टी हाफ अगर इसकी निकालनी है तो वो क्या करेंगे, ए नॉट बाई टू के, ए नॉट भी उसने दे के रखा है, के भी उसने दे के रखा है, तो टी हाफ निकालना होगा। डायरेक्ट सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने होंगे वहां पे, तो आपका क्वेश्चन बनेगा। तो यहां से भी इसी तरीके से क्वेश्चन देगा, तो ए नॉट बाई टी हाफ का वेरी करेगा, और जैसे तरीके से ऐसे भी दे सकता है, ऐसे भी दे सकता है, या ऐसे दे सकता है खड़ा। ठीक है, तो बहुत सारे तरीकों से ग्राफ्स देगा और बोलेगा कौन है सही। बस आपको काफी अच्छे से पता होना चाहिए टी हाफ किसके बराबर है, ए नॉट बाई टू के, एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ, एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन। मुझे उम्मीद है कि आपने ये क्वेश्चंस काफ़ी, ये ग्राफ्स काफ़ी अच्छे से पढ़े, और जो मैंने अभी क्वेश्चन आपको दिखाया वो भी आपने काफ़ी अच्छे से पढ़ा है।